बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पहले तो सियासत पे तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन जो हमारे माशी इश्यूज़ हैं, सिविक सेंस भी हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पे बात करना ज़रूरी है। बहुत अफसोसनाक वाक़या आज कराची में पेश आया, एक और आतिशज़दगी का वाक़या। कुछ दिनों पहले भी हम आतिशज़दगी का वाक़या देख चुके हैं जिसमें कीमती जानों का नुकसान हुआ। एक और वाक़या यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि जानों का नुकसान और फिर माली नुकसान, वो लोग जो कि बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं और उनकी छोटी छोटी दुकानें भी लेके बैठे हैं, सब कुछ आज खाक हो गया। और उसमें जो कितने ही लोग इस वक्त मसाइल का शिकार होंगे आगे चल के। पहले भी बहुत सी तहरीरों में मैं कह चुकी हूँ कि हमारे यहाँ कराची जिस तरह से एक इंसानों का जंगल बन गया है, और यहाँ पे हाल ये है कि जो बिल्डिंग्स हैं उसमें ज़रा से भी सिक्योरिटी मेजर्स का ख्याल नहीं रखा जाता। ये अब ज़रूरत इस अमर की है कि आगे कोई भी हुक्मरान हो या अभी जो सेटअप है वो भी एक ख़ास एक्शन बड़े सिटीज़ में लिया जाए और उसमें कहा जाए जनाब कि आपके पास अगर आग लगने की सूरत में कौन से सिक्योरिटी मेजर्स हैं जिसको अपनाया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली ना सिक्योरिटी मेजर्स हैं, और ना ही अगर कोई सिक्योरिटी मेजर इस्तेमाल किए जाते हैं तो आम पब्लिक को भी उस हवाले से बताया नहीं जाता कि किस तरह से आग पे से निकलना है। यहाँ पे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि स्कूल्स की सतह में भी इस बात की एजुकेशन दी जाए, इस बात को बताया जाए कि जनाब किस तरह से आग लगने की सूरत में बचा जा सकता है। छोटे बच्चों को भी बताया जाए कि इस सूरत हाल पे काबू पाने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कराची जैसा शहर जहाँ बहुत से मसाइल में घिरा हुआ है, वहाँ पे एक और मसला जो हमें कुछ सालों से, मेरे ख्याल है कि 3 सालों से हम भुगत रहे हैं, यहाँ पे गैस की शदीद लोड शेडिंग हो रही है। अभी तो आप यहाँ पे मार्केट्स में और ये सब चीज़ों में आप आग देख रहे हैं। जो घरों में आग का सिलसिला है वो भी बड़ा ख़तरनाक है। पिछले साल भी हो चुका है और खुदा ना खास्ता इस साल भी अगर आप बचना चाहते हैं इस चीज़ से, हम अब हुक्मरानों के तो क्या गर्दनें पकड़ें और क्या उन पर तनकीद करें। मैं घरेलू सार्फिन को, लोगों से को ये पैगाम देना चाहूँगी कि जब गैस की लोड शेडिंग होती है तो ख़ास तौर पर चेक कर लीजिए आपके गैस के चूल्हे, आपके गीज़र्स वो अच्छी तरह से बंद हुए हुए हों। अगर वो बंद नहीं है और रात को गैस आती है तो सुबह कोई ना कोई हादसा होने का ख़तरा होता है। ये मैं आपको एक जनरल बात यूँ बता रही हूँ कि मैंने अपने घर में भी पर्सनली भी इस चीज़ को फेस किया है कि जनाब रात को आपकी गैस खुली हुई है और लोड शेडिंग हो गई है, किसी बच्चे ने चूल्हा जलाने के लिए गैस खोल दी है और आपका कोई नौकर गैस खोल देता है। उसके बाद आपको पता नहीं है कि जनाब गैस खुली हुई है और लोड शेडिंग तो हुई हुई है, चूल्हा नहीं चल रहा है। बड़े बड़े हादसे इसमें हो सकते हैं। खुदारा हुक्मरान भी सोचें कि ये जो आंख मचोली खेली जा रही है गैस की, इससे छुटकारा पाएं। और जो गैस सिलेंडर्स हैं उस पर भी खासतौर पर कानून पास होना चाहिए कि गैस सिलेंडर्स किस किस्म के होने चाहिए, कितने सेफ्टी मेजर्स उसमें होने चाहिए। बहुत ख़तरनाक अमल है। पिछले साल मैं देख चुकी हूँ कि पूरी पूरी फैमिलीज़ उसमें, मेरा ख्याल है कि बल्दिया टाउन की फैमिली थी, वो पूरी पूरी जल के राख हो गई थी। और इसके अलावा भी और बहुत से वाक़यात हम देख चुके हैं। खुदारा प्लीज़ इसको सिंध गवर्नमेंट समझे, सियासत से हट के समझें, अपना फ़र्ज समझ के करें। या फिर वो इदारे, जो कराची वो सिटी है जो लोगों को देता है, पूरी दुनिया में मदद करता है, पाकिस्तान में कहीं काम हो जाए वहाँ मदद करता है। यहाँ पे ऐसी NGOs मौजूद हैं जो इस पे काम कर रही होती हैं। मैं NGOs को मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप किसी सूरत भी ये सेफ्टी मेजर्स के हवाले से क्लासेस रख सकते हैं या घरेलू सार्फिन को या किसी को भी क्लासेस दे सकते हैं तो प्लीज़ इस पर ज़रूर काम करें। सियासत की तरफ आते हैं जनाब। सियासत में अहम पेशरफ जो है वो नवाज शरीफ साहब मुख्तलिफ पार्टी से मिल रहे हैं। उनकी अभी कुछ दिनों पहले फजल रहमान साहब से भी मुलाकात हुई, आज चौधरी शुजा साहब से मुलाकात हुई। लेकिन चौधरी शुजा साहब का भी रोल इसलिए इम्पोर्टेंट, अब ये आगे वक्त बताएगा, भी हम अपने गेस्ट से भी पूछेंगे चौधरी शुजा साहब का क्या रोल है। लेकिन काफली सिमट के एक वक्त था कि एक मुल्क की एक बड़ी जमात बनी और हुकूमत में आई, लेकिन काफली सिमट के पंजाब और पंजाब के बाद कुछ सीटों तक ही महदूद रह गई है। काफली में चौधरी बरादरान एक जो भाई हैं वो किसी और पार्टी में चले गए। लेकिन इस वक्त अगर चौधरी शुजात कुछ कर सकते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब को उनसे कितनी उम्मीदें हैं, क्या वाकई ही वो सीट एडजस्टमेंट की अगर उनसे बात करते हैं तो कितनी सीटें हैं जो काफ लीग निकाल लेगी। आगे जो सूरत हाल है बलूचिस्तान में, हमें कुछ अरसे तक ऐसा लग रहा था, कुछ महीनों पहले तक हमें ऐसा लग रहा था कि बलूचिस्तान में सिंध पीपल्स पार्टी ही हुक्मरानी करेगी इलेक्टेबल्स के साथ मिलकर। लेकिन जैसे ही हवाओं को रुख बदला और नवाज शरीफ साहब को लाडला 2 का खिताब मिलने लगा,
बलूचिस्तान की सूरत हाल भी बदल गई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इलेक्टेबल्स ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी के राब्ते में हैं। इसके अलावा जो चीज़ हमें सामने आ रही है, अभी कुछ देर पहले नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में हमने देखा, बहुत अच्छी रिसर्च के साथ प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने ये बताया कि ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है कि सिक्योरिटी के हवाले से बड़े इश्यूज़ हैं और सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वहाँ पे इस वक्त पंजाब में बड़े शदीद हो चुके हैं। उसकी उन्होंने वजूहात कुछ यूँ बनाई, कोट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ये कहते हैं, कोई ये कहता है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहाँ से आई है इसको बताना ज़रूरी है। ये सहाफ़ती एथिक्स हैं कि बात भी की जाए इस पर। यह कहा गया है कि जनाब ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि 8 फरवरी के पहले जितनी कंपेन्स होंगी उसमें सिक्योरिटी मेजर्स का ख़ास तौर पर ख्याल रखना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जो आला क़यादत है उसकी मूवमेंट पे नज़र रखना ज़रूरी है, कुछ भी हो सकता है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि अफ़गान महाजरीन जिनको अभी बेदखल किया गया और पाकिस्तान का हक बनता था कि वो ये काम करे, लेकिन उस वजह से एक इश्ताल की कैफियत है, लिहाजा इस पे आगे कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। और उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान मेरा वो मुल्क है जिसमें माजी में हम भुगत चुके हैं इन सब चीज़ों को। मोहतरमा की शहादत भी हमारे सामने है और मोहतरमा की शहादत से पहले थ्रेड भी जो थे वो भी सिक्योरिटी एजेंसीज ने मोहतरमा को बता दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाक़या हुआ। उससे पहले कराची कारसाज वाक़या भी आपके सामने है। फिर खुद जो है वो जो साबिक चेयरमैन PTI थे उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। तो सिक्योरिटी, ऐसा नहीं हम ये कह सकते कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान क्या, अगर इस किस्म के खुदकुश हमले या ऐसी कोई बम धमाके खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होते हैं तो पाकिस्तान क्या, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, चाहे वो तरक्की याफ्ता पजीर ही मुल्क क्यों ना हो, वो रोकने से इसको कासिर है। इन तमाम मौजूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, आप तजियाकार हैं, सब प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे और हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे आसिफ बाजवा साहब, आपका ताल्लुक नून लीग से। सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं मुनव्वर मिर्ज़ा साहब। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, इस वक्त सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। सबसे पहले तो काफ लीग का रोल क्या है पंजाब में? आपको लगता है कि काफ लीग उसी शान से वापस से पंजाब में आ सकती है जैसे हम उसका एक दौर देख चुके हैं, या आप समझते हैं कि ये फजूल है अभी चौधरी शुजात साहब से मुलाकात होना या उनसे उम्मीद रखना कि उनकी तरफ से कुछ सीट्स मिल जाएंगी? जहाँ तक काफ लीग का रोल का ताल्लुक है, अभी आपने खुद ही जिक्र किया था कि वो 2 हिस्सों में ऑलरेडी बढ़ चुकी है। और एक बात आपने गौर किया होगा कि चौधरी परवेज इलाही जो कि सदर हो गए थे PTI के, अब जो इलेक्शन हुआ PTI का तो उनका कहीं नामो निशान ही नहीं था उसके अंदर। उनके बेटे मुनीस इलाही का भी कहीं नामो निशान नहीं था। ये बात आप किसी ने गौर नहीं की है, मगर मैं इसकी तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ कि वो तो बिल्कुल ही ना काफ लीग में रहे ना PTI में कहीं उनका कोई मुकाम है। तो एक तो वो बिल्कुल ही। दूसरी तरफ चौधरी शुजात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो टूटने के बाद, 2 टुकड़े होने के बाद चौधरी शुजात ही हैं जो कि फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं काफ लीग के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है मुनव्वर साहब के, क्या आपको लगता है वाकई कि ये दोनों अलग हो गए हैं, या ये ज़ाहिरी तौर पे एक ऐसी बात है जो उसे पब्लिक को बताने के लिए और अपनी सीटें हर जगह अपने कदम मजबूत करने के लिए है? मैं समझता हूँ कि अब परवेज इलाही बहुत आगे जा चुके हैं और जिस स्टेज पे हैं वो उम्र की, और जिस किस्म का उन्होंने डिसीजन लिया अपने बेटे के कहने के ऊपर, मुनीस इलाही के, वो उसने उनको उस जगह ला के खड़ा कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ना वो PTI में ही हैं ना वो काफ लीग में ही हैं, तो वो कहाँ हैं ये वो खुद ही बेहतर जानते होंगे। अब आ जाइए कि क्या काफ लीग पंजाब के अंदर कोई बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकती है? तो नहीं। काफ लीग जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गई थी जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद, क्योंकि उन्हीं की वो बनाई हुई थी। उन्हीं जिस तरह के मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ आए हैं डिक्टेटर्स, यूब खान ने कन्वेंशन बनाई, ज़िया-उल हक ने जो बनाई, उसके बाद काफ लीग का लेकिन शुरू से ही एक एजेंडा रहा है कि वो डिक्टेटर्स के का कह लें या फौजी क़यादत कह लें, उनके साथ वो राब्ते में रहती है और उनको उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर उनकी तरफ है। जब आप कहने कि कुछ पार्टीज़ बनाई हैं, तो काफ लीग भी उन्हीं पार्टीज़ में से है जो कि जमहूरियत से तो नहीं निकली, उनको बनाया गया है। ऐसा ही है? बिल्कुल सही बात है आप कह रही हैं कि उनको बिल्कुल बनाया गया। और आपने ये भी बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, ख़ास तौर पे अगर आप गुज़िश्ता 20 साल के अंदर उनकी सियासत देखें, वो तो बिल्कुल 100% जो थी वो एक जिसे हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उनके इशारे के ऊपर वो चलते रहे। तो काफ लीग का कोई बड़ा वोट बैंक भी नहीं है पंजाब के अंदर। फिर देखिए उन्होंने कोई काम भी नहीं किया। इवन अगर आप परवेज इलाही साहब के
लेगेसी को ही देख लें कि जितने दिन वो चीफ मिनिस्टर रहे पीटीआई के भी, तो उन्होंने ही वॉज जस्ट जैसे कहेंगे ना एक फिगर हेड थे वो असेंबलियां तोड़ने के लिए आए थे, असेंबलियां तोड़ के वो चले गए। तो उनकी लेगेसी, उनकी बातें जो हैं, मैं नहीं समझता कि पंजाब के लोगों को, मेरे 2 दफ़ा इत्तेफाक हुआ है इस दौरान जाने का, तो मैंने कहीं उनका जिक्र ही नहीं सुना। हाँ, ये मान लीजिए कि जो ड्राइंग रूम की सियासत है उसके अंदर शुजात साहब जो हैं वो बड़े माहिर हैं, लेकिन ये बात भी आपकी नज़र में रहे कि शुजात साहब की तबीयत बहुत अच्छी नहीं है और वो बहुत फ़ाल किरदार जिस किस्म का सियासी लीडर कोई अदा करना चाहिए, इस ख़ास तौर पे पाकिस्तान के स्टेज के ऊपर जहाँ पर पाकिस्तान को गैर मामूली किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अभी आपने एक सिक्योरिटी का जिक्र किया था, साथ ही आपको मालूम है कि हमारे सामने इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अभी पहले हम ये सियासत वाले मौजू को मैं चाहती हूँ कि ये जो चौधरी बरादरान वाला मसला है और काफ लीग वाला मसला है, इस पर हम बात करें। ये आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में तो सियासत में कभी भी कोई रद्द अमल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पहले हम जो मेरा ख्याल है कि अब हमारी आने वाले नस्लों को ये भी नहीं पता होगा कि काफ लीग हुकूमत कर चुकी है। ये भी एक सवालिया निशान है कि आगे इतनी जल्दी वो रिड्यूस हुई है। क्या आप समझते हैं कि अभी जिस तरह से नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और एवरीबडी नो दैट, अब तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि उनको कितनी सपोर्ट हासिल है फैसला साजों की तरफ से, वही फैसला साज जो हैं वो काफ लीग के साथ भी हैं, तो क्या आप समझते हैं कि काफ लीग आगे जा सकती है अब, जबकि इस तहकाम में पाकिस्तान पार्टी भी आ गई है? देखिए, मैं आपको बताऊं, काफ लीग का और नून लीग का बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। नून लीग जो, यानी नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है, मुस्लिम लीग, उसने बावजूद इसके कि इतना ज़बरदस्त प्रेशर था 2018 के अंदर, उनको हटा दिया गया, उन्हें निकाल दिया गया, बिल्कुल गैर यानी पार्लिमानी तरीके से उनको हटाया गया, उठा के फेंक दिया गया, फिर उन्हें सड़कों पे लाया गया, फिर उनके सारे लीडर्स बंद कर दिए। उसके बावजूद आपने देखा कि 2018 में भी के इलेक्शन में भी नून लीग की वाज़ मेजॉरिटी थी पंजाब असेंबली के अंदर। वो तो बहुत ही यानी गलत तरीके से उसे तोड़ा गया। नेशनल असेंबली के अंदर भी उनकी ही सिग्निफिकेंट थी। इस बात का एतराफ़ तो पीपल्स पार्टी वाले ने भी किया था ना, उन्होंने कहा था कि इसलिए बनाया जाए शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म कि वो डिज़र्व करते हैं, उन्हीं की लीड है। और आपको मालूम है नेशनल असेंबली के अंदर भी पीटीआई और नून लीग का डिफरेंस कोई बहुत नहीं था, बावजूद इसके कि उस वक्त तो सारा का सारा जो इस्टेब्लिशमेंट थी, सारी की सारे जोर जो थी वो पीटीआई की उस तरफ लगा दिया गया था। कौन सा, यानी इवन कोर्ट्स जो थे उनको भी बोल्ड किया जा रहा था। वही बात है कि सियासत का रुख जो है बहुत जल्दी बदल जाता है। अपना एक बहुत अच्छा वोट बैंक है। इसलिए मैं बताता हूँ आपको कि बीच में नवाज शरीफ साहब तो नहीं थे, लेकिन जो पहला बाई इलेक्शन हुआ उसके अंदर आपने देखा था उन्होंने किस बुरी तरह से शिकस्त दी थी। ये तो जब टर्नओवर हुआ और फिर ये जो किस्से कहानियाँ मशहूर होने शुरू हुए, फिर वो कल्ट वाले की सियासत आई, तो सियासत उस किस्म की तो थी नहीं, वो अजीब वो गरीब किस्म की सियासत होकर रह गई कि कहीं वो लॉन्ग मार्च हो रही थी, कहीं वो कुछ हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं वो असेंबलियाँ टूट रही थी, कहीं कोर्ट जो था वो वेलकम कर रहा था और वो उनके साथ खड़े हो गए और फैसले ऐसे आ रहे थे। तो उस किस्म की सियासत के अंदर डेफिनेटली लेकिन ये कहना कि उनका वोट बैंक नहीं है और नून लीग और कोई कंपैरिजन है उनका, मैं नहीं समझता। इवन जो लोग ये कह रहे हैं कि पीटीआई कोई बहुत गैर मामूली मकबूलियत या ये रखती हैं, ये आपने देखा एक दफ़ा वो जिमनी इलेक्शंस में कामयाब रहे। सर, मेरे ख्याल है कि इसकी वजूहात मैं इसको क्लियर करती चलूँ। इसकी वजूहात मेरे ख्याल से ये हैं कि कोई भी नया चेहरा जब सामने आता है तो उसको पजीराई मिलती है। हम ये मानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी सपोर्ट पीटीआई को हासिल रही है। और जो एक पेज वाली बात है, मैं तो हमेशा बतौर सहाफ़ी इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। एक पेज क्या चीज़ होती है? तमाम इदारे अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त एक पेज वाले फार्मूले पे अमल कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। लेकिन कहने सिर्फ इतना है कि मैं खुद पंजाब गई हूँ, मैंने डेवलपमेंट के काम देखे हैं और तमाम काम जो है वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ही हुए हैं, बाद में नहीं हुए हुए इस तरह के काम। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी नया चेहरा हो, जैसे इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आगे आ रहे हैं तो यूथ उनको पसंद कर रही है। कुछ तो लोगों के अपने सेंटिमेंट्स भी होते हैं कि वो जो एक
सियासत है उससे वो हट चुके हैं। आगे चलते हैं जनाब। लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ बाजवा साहब। आसिफ बाजवा साहब से भी बात करेंगे कुछ सियासी इश्यूज पे। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और आसिफ बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। आसिफ बाजवा साहब, बड़ा रेलेवेंट और बड़े मासूम सा एक क्वेश्चन है जो मैं चाह रही थी, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ दिनों से नून लीग की ऐसी क़यादत नहीं आ रही थी जिससे मैं क्वेश्चन पूछ सकूं। जब तक आपकी लीडरशिप लंदन में थी उस वक्त तक उनका बयानिया कुछ और था। वो उन तमाम लोगों को कटहरे में लाने की बात कर रहे थे जो कि कसूरवार हैं इस चीज़ के कि जिन्होंने उनको निकाला था। उसके बाद फ़ौरन से वो इकॉनमी वाले मसले पे आ गए। अब उनका बयानिया जो है मेन फोकस इकॉनमी है और यहाँ पे अब वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें भी हो रही हैं और सीट एडजस्टमेंट पे भी बात हो रही है। तमाम चीज़ें पहले ही एक सियासी हिकमत अमली नज़र आ रही है। तो फिर वो जो वोट को इज्जत दो वाला नारा है, क्या वो कहीं दब चुका है? क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो कि हमेशा से एक हाइब्रिड निज़ाम के ख़िलाफ़ रहे हैं, ख़ुद उस निज़ाम का हिस्सा बनने जा रहे हैं? क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे वक्त दिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये आपने जो क्वेश्चन किया है, यकीनी तौर पे आपने एक छोटा सा इंट्रो भी पेश कर दिया। तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि इस बात में कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब जब तक लंदन में थे उस वक्त उनका बयानिया बहुत सख्त था और वो जिन जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए गुजरांवाला के जलसा में और उसके बाद भी जब वो आने वाले थे उस वक्त भी नाम लिए, तो पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल मच गई। और पाकिस्तान में बिलखसूस पीएमएलएन के जो लीडर्स थे जो पाकिस्तान में मौजूद थे, आई मीन टू से मियां शहबाज शरीफ साहब और हमारी टॉप दर्जे की जो लीडरशिप थी, जो साबिक एमएनएज और सेनेटर्स और साबिक मिनिस्टर्स और मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी जो साथी थे, उन्होंने जब मियां नवाज शरीफ साहब की ये स्टेटमेंट सुनी तो यकीनी तौर पे फौरी तौर पे उसका रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने एक मीटिंग कॉल की कि ये दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो का नारा भी लगाते हैं और वो कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने जो जो साजिश की उसका पर्दा चाक करेंगे और उनको कानून के कटहरे में लाएंगे। लेकिन उन्होंने इसके साथ मियां नवाज शरीफ साहब को और मियां शहबाज शरीफ साहब को एक गुजारिश भी की कि अब पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, एक बहुत बड़ा एलिगेशन है कि पाकिस्तान में जो 16 माह की हुकूमत रही है पीडीएम की, हुकूमत तो पीडीएम की थी लोगों ये, लेकिन आम पब्लिक और हमारे अब मुखालफिन जो है वो ये कहते हैं कि वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी। हालांकि हर आदमी को अपने अपने हिस्सा डालना चाहिए और जो गलती हो या जो बेहतरी हो उसकी ओनरशिप इस अजम्पशंस का तो मेरा ख्याल है कि आपको 16 माह की गवर्नमेंट की ड्राइविंग सीट लेने से पहले भी अंदाजा था कि जो कुछ भी मलबा होगा वो आप पे गिरेगा। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। अब बात यह है कि उसके बाद क्या हुआ कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने अपनी रियासत को बचाया है, अपनी सियासत को नहीं बचाया। इस फिक्रे का मतलब यह है कि हमने सख्त फैसले किए और हमने अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को और पाकिस्तान के अवाम को नाराज किया है कि बिजली के बिल, पेट्रोल की कीमतें, गोल्ड की कीमतें, डीजल की कीमतें और सुई गैस की कीमतें, इस और महंगाई का ना कंट्रोल होना, डॉलर का कंट्रोल ना होना, ये सब बातें उनके जहन में थी। उन्होंने कहा कि अवाम ये समझती है, ये देखें ये एक यू टर्न कैसे आया सियासत में। हमने यू टर्न लिया नहीं, ये सियासत में आ गया यू टर्न। एक अवाम का मुतालबा ये था कि अब मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। उसकी रीजन क्या थी, क्यों लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे? उसकी वजह ये थी 1998 में मई के महीने में जब मियां नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए तो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया के ममालिक ने, सुपर पावर्स ने, अमेरिका ने, दूसरी दुनिया ने पाबंदियां लगा दी सख्त इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट के, और पाकिस्तान के जो फंड्स थे फॉरेन करेंसी में वो फ्रीज कर दिए गए और एक बहुत सख्त हालात थे। लेकिन इसके बावजूद
मियां नवाज शरीफ साहब ने अवाम को तंग नहीं होने दिया और डी वैल्यू नहीं होने दिया पैसे को, और एक प्लानिंग। मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि हम इस सब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अवाम को ये उम्मीद थी कि अब मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो पाकिस्तान के मुआशी हालात को बेहतर करेंगे, इसलिए हमारी जो पाकिस्तान में ने जो MNAs और मिनिस्टर्स और मियां नवाज शरीफ साहब के साथी थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मियां साहब आपको अवाम बुलाना चाहती है, आपको वेलकम करना चाहती है, लेकिन अवाम की ख्वाहिश ये नहीं है कि आप उनको कानून के कटहरे में लाए। पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर किया जाए, और इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, और उन्होंने इसको पेंड कर दिया और उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले एक ग्रैंड डायलॉग करेंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे। और आपने देखा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो सब लोगों को साथ लेके आगे जाना चाहते हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकानमी भी बेहतर होगी। लेकिन उसके बाद जब हम अल्लाह के फजल करम से अवाम के वोटों से जब अल्लाह ताला इक़्तिदार अता फरमाएगा तो यकीनी तौर पे देखें, अभी आज जो चैनल्स पे, आपके चैनल पे भी ये खबरें चल रही हैं कि मेरा ख्याल है सुबह के लिए जो जुल्फकार अली भुट्टो का केस था कि उनका जुडिशियल मर्डर हुआ है और उनको ये कत्ल किया गया, इसलिए उनको शहीद भुट्टो कहते हैं, वो भी जो है ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट जब वो सुनने जा रही है तो सर वो मैं उस पर बात करती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन पहले तो ये है कि आप अभी क्या समझते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम पॉलिटिकल हेड हटा के आप बात करें, 2/3 मेजोरिटी तो किसी की भी नहीं हो सकती इस वक्त जो हालात हमें नजर आ रहे हैं। आप पंजाब में PTI की हकीकत को क्या भुलाना चाहते हैं, या समझते हैं कि आपकी वाकई इतना वोट बैंक है कि आप वहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि बड़ा सूबा है और पंजाब में जिसकी हुकूमत होती है अमूमन वही हुक्मरानी करता है। पंजाब की अवाम आप समझते हैं कि लाहौर आपके पास है इस वक्त, आप समझते हैं कि बड़े सिटीज आपके पास है? देखिए, मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा अपने पीपल्स पार्टी के दोस्तों के कि उन्होंने मेहनत नहीं की पंजाब में, और पंजाब में उनका वोट बैंक खत्म हो चुका है, बहुत कम है, 2-4। अच्छा, इसलिए दूसरी बात यह है कि 9 मई के वक़ुआ के बाद चेयरमैन PTI जो हैं उनकी और उनके जो दीगर अकाबरीन थे वो आप देख लें कहां पर हैं। मेरा नहीं ख्याल साबिक चेयरमैन PTI, यू आर राइट, थैंक यू फॉर करेक्शन। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में PTI हर हल्के में अपने MP और MNA दे सकेगी। इस वजह से हम क्लीन स्वीप करेंगे वोटर को, और अवाम को मियां नवाज शरीफ के ऊपर भरपूर इत्मीनान है को वो गवर्नमेंट में आके इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करेंगे और पाकिस्तान को हम एशियन टाइगर बनाने जा रहे हैं। लेकिन सर ये जो इल्जाम आपके ऊपर है मुस्तकिल आ रहा है कि आप जो है वो फैसला साजों की आंख का तारा है, जिसकी वजह से हर रास्ता आपके ऊपर खुलता जा रहा है, इसका कोई जवाब है आपके पास? देखिए, मैं अर्ज कर दूं, देखें बात क्या है। बात यह है कि जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब आए इस्लामाबाद में तो बात कहां से स्टार्ट हुई। उन्होंने कहा जी ये देखें, वो जो बायोमेट्रिक मशीन है वो चल के एयरपोर्ट पे चली गई है। तो उसका जवाब मैंने कई प्रोग्राम्स में दिया, और उसी दिन ये बात शुरू हो गई कि जी उनको VVIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो मैंने कहा भाई, मैं हूं या आप हो या कोई भी पाकिस्तान का शहरी हो, अगर उसको बायोमेट्रिक दरकार है तो वो किसी बुक डिपो पे, किसी फोटोस्टेट की मशीन पे, किसी बहुत बड़े मॉल पे जाए और वहां पे 100 रुपया दे या 50 रुपए दे के बायोमेट्रिक हासिल कर सकता है। तो मियां नवाज शरीफ साहब की बायोमेट्रिक अगर वहां पे हुई है तो ये कौन सा प्रोटोकॉल है? उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और एक बहुत बड़ा खानदान है, एक बहुत बड़ी ये वाली बात तो बहुत एक निचले लेवल की बात थी, मैंने कभी इस चीज को डिस्कस ही नहीं किया जो बायोमेट्रिक वाली बात होती है। तो करते रहे मैडम, लोग करते रहे, लोगों ने बातें की हैं, बड़े से प्रोग्रामों में जवाब दिए। तो मैं ये समझता हूं कि कतई तौर पे लाडले वाली बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हमारी मुखालफत करने के अलावा कोई चारा नहीं है। और अच्छा सर, एक और इम्पोर्टेंट बात है, आपकी पार्टी के इस वक्त चेयरमैन कौन है? इस वक्त हमारी पार्टी के चेयरमैन मियां शहबाज शरीफ साहब हैं। ठीक है जनाब, आगे जो सिलसिला है उसमें आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब पे जो नाअहली वाली बात थी वो किस हद तक खत्म होने के चांसेस हैं? देखिए, बात यह है कि जो एक फैसला दिया काजी फायद ईसा साहब की सरबराही में, जो जिसका स्टे दिया था
अमृता बिन दयाल साहब ने कि ये जो कानून साजी पेंडिंग है उसमें उन्होंने स्टे दे दिया, और उसके बाद उन्होंने उसको जो फैसला दिया है उस फैसले के मुताबिक पाकिस्तान में जो सुप्रीम चीज है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो पार्लिमान है। और मैं अर्ज कर दूं, पार्लिमान ये इंटरप्रिटेशन कर चुकी। ये देखें, जो कानून था, कानून नहीं, आइन में ये नहीं था लिखा हुआ कि आप 5 साल के लिए सजा नाहल करेंगे या फॉर लाइफ उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे। उसकी इंटरप्रिटेशन उन्होंने आज खुद की और उसको वो लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन पे ले गए। लेकिन अब पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने भी, और ईवान बाला जो है सेनेट, हाउस ऑफ सेनेट, उसमें ये पास हो चुका है कि आप किसी को मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो 5 ईयर्स कर सकते हैं। सर, ये बात बिल्कुल ठीक है, हम भी अपने प्रोग्राम से बात कह चुके हैं कि लाइफ टाइम जो नाअहली है वो ठीक नहीं है किसी भी तौर पे। लेकिन आप इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, एक और इंटरप्रिटेशन भी तो हुई है कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है ये पहले वाले केसेस पे लागू नहीं होता, तो एक टेक्निकल मसला है। और अभी भी आपके जो पार्टी हेड हैं, अगर नवाज शरीफ साहब को आप कह रहे हैं ना, अभी हम शहबाज शरीफ साहब को एक तरफ करते हैं, तो अगर कोई शूरा का मेंबर नहीं बन सकता, मरकजी शूरा का, फेडरल का, तो पार्टी चेयरमैन भी नहीं बन सकता, जिस तरह से अभी साबिक चेयरमैन पीटीआई पे बात आई है। तो आपको लगता है कि आपकी भी जो मेन क़यादत है, जो अव्वल दर्जे में सबसे पहले नवाज शरीफ साहब हैं, उनको भी ये चीज भुगतनी होगी, क्योंकि इंतखाबात में वक्त बहुत कम है अब, और अभी भी पिक्चर जो है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। मैं बिल्कुल आपका सवाल समझ गया हूँ। बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं अर्ज कर दूं, अगर किसी मुकदमे में किसी शख्स को, किसी मुलजम को या मुजरम को, जो भी हमारे मुखालफिन कहते हैं, उसको बरी कर दिया जाए, तो उसका मतलब ये है कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन, उसकी जो जेल की सजा है, उसकी जो फाइन की सजा है, या उसकी फॉरफीचर ऑफ उसकी प्रॉपर्टी है, या कोई भी और सजा हो, वो सब की सभी नल एंड वाइड हो जाती हैं और वो बंदा एक्विट हो जाता है। जब एक्विट होता है तो तमाम सजाएं खत्म। इसका मतलब ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सब सजाएं खत्म होंगी, और बरी होने के बाद उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार थी वो खत्म हो जाएगी, और वो इंशाल्लाह। ये तोशाखाना केस में जो सजा थी, जिसकी वजह से साबिक चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार दिया गया था, वो तो मुअत्तल हो चुकी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि कानून की मैं तालिब इल्म नहीं हूं, मुझे नहीं पता, मैं आपसे सीखना चाहूंगी कि अगर उनकी मुअत्तली हो चुकी उस सजा में, तो आगे फिर उनकी नाअहली किस तरह से अभी साबित हो सकती है? देखिए, बात यह है, एक होता है आर्जी रिलीफ दिया जाना, इट्स कॉल्ड, कानून की जुबान में इसको कहते हैं इंटरम रिलीफ। ये एक इंटरम रिलीफ है। अगर किसी शख्स की कहीं से बेल आउट होता है, किसी की जमानत ले ली जाती है किसी मुकदमे में, या 302 में, आई मीन टू से अबाउट मर्डर, अगर किसी की जमानत अदालत एक्सेप्ट कर ले, उसको रिहा कर दे, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको बरी कर दिया गया है। मियां नवाज शरीफ साहब को तो बरी कर दिया गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई शक नहीं है, कोई हमें डर नहीं है। और साबिक चेयरमैन पीटीआई को इंटरम रिलीफ दिया गया है, उनको बरी नहीं किया गया, अभी वो पेंडिंग है। उसका मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जाने से पहले एक जुमले का मुझे जवाब दे दें, क्या इस पे कानूनी कार्रवाई आपके पास अभी बाकायदा कोर्ट के कागजात तो मौजूद नहीं है, अभी तो फैसला नहीं आया, होना बाकी है? यस, ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है, अभी तो फैसला जो है आपकी पार्टी के हेड के हवाले से बात कर रही हो, अभी बाकी है ये इस वक्त मामला? हाँ, अभी तो कुछ चीजें बाकी हैं, अभी क्लैरिटी उस वक्त तक नहीं है जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए। चलें जनाब, एक छोटा सा ब्रेक के बाद बल्ले के निशान पे की बात कर लेते हैं कि बल्ले का निशान जो देने ना देने पे बात हो रही है, तो आगे किसी भी पार्टी के लिए उसका निशान किस हद तक अहमियत रखता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। बल्ले के निशान पे बात हो रही है कि सियासी जमातों का मंशूर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या उनका निशान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दो बहस इस वक्त जारी है। किसी भी चीज़ की ब्रांडिंग के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्या लोग उसकी ब्रांडिंग के पीछे जाएंगे या उस पार्टी के मंशूर के पीछे जाएंगे? इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पीटीआई को ख़ास तौर पर पीछे करने के लिए आखिरी चाल जो चली जा रही है बकौल पीटीआई वालों के, कि जनाब उनसे उनका निशान लिया जा रहा है। क्या उनकी बात ठीक है या गलत है, इस हवाले से बात करेंगे।
और साथ साथ मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है नजमी आलम साहब ने, पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक है, लेकिन पहले हम मुनव्वर मिर्जा साहब से इसका जवाब लेंगे। सर क्या कहते हैं इस हवाले से कि निशान किस हद तक इम्पोर्टेंट है? मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर है ये बीमारी के निशान के ऊपर इस कदर ज़्यादा जोर दिया जाता है। नहीं तो मैं बता देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के पास 1995 से पहले ये निशान नहीं था। उन्होंने शेर का निशान लिया, नया निशान लिया था, वो जिन्होंने लीग को इनहेरिट कर रहे थे, और जब उन्होंने शेर का निशान लिया नए निशान के साथ अपने मंशूर के बल के ऊपर वाए, और उन्होंने पाकिस्तान में पहली मरतबा 2/3 मेजॉरिटी ली। आज तक किसी पार्टी ने 2/3 मेजॉरिटी नहीं ली। अच्छा, उसके अलावा आप ये देखिए कि ये जो खुद पीटीआई जो है उसका निशान कुछ और था। अकबर एस अहमद ने खुद बताया कि 2002 में उन्होंने ये इसको लिया बल्ले की, और इसकी एक ऑब्वियस रीज़न थी कि वो कहते थे पीटीआई के चेयरमैन चूँकि बहुत इज्जत है। तो अगर ये निशानों के ऊपर पाकिस्तान में पार्टियों को चलना है तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है, पाकिस्तान में दुनिया में पार्टियां चलती हैं, और हर जगह पाकिस्तान में भी आप देख लें। नवाज शरीफ ने जब 2/3 मेजॉरिटी ली थी, उसके बाद 2013 में जब उन्होंने ये इलेक्शन जीता और बहुत भारी अक्सरियत से वो आए थे, उस वक्त भी 60% से ऊपर थे, तो वो निशान को बॉदर नहीं किया था लोगों ने। सर ये उनका भी जो मंशूर था। ठीक है सर, मैं आपका पॉइंट समझ गई, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी में भी तलवार और तीर वाला मसला हुआ, और पार्लियामेंटेरियन का अलग निशान और पीपल्स पार्टी जो है उसका वो एक अलग निशान था, 3P और 4P, लेकिन उन दोनों को वो लेके चल रही है। आगे चलते हैं जनाब नजमी आलम साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। देखिए, निशान हर पार्टी का उसके सॉन्ग्स बने हुए होते हैं, वो सब होता है। मतलब हमें भी मजबूर किया गया कि हम तलवार से तीर पे आए, हमने उसको प्रोसेस में चलाया। अब हमारा निशान तीर है, हम तीर के निशान पे लड़ते हैं, लेकिन किसी से जबरदस्ती निशान छीनना गलत बात है। हमारे साथ भी ये करने की कोशिश की गई थी, तो हमें मजबूरन तलवार से तीर पे आना पड़ा। क्यों किसी से किसी का निशान छीना जाए? देखिए, ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर इसकी कभी भी हिमायत नहीं करूंगा। आप किसी से किसी का निशान ना छीने। पता नहीं मुस्लिम लीग नून को क्यों डर लगा हुआ है। भाई, अगर पाकिस्तान के अवाम में जिसको भी मुंतखब कर रहे हैं उनको करने दें, और जिस वो 2/3 की बात कर रहे हैं उस वक्त भी ये लाडले थे, अब भी लाडले बन गए। तो लाडले के होते हुए इनको आप क्यों लाडला नहीं बनना चाहते? मेरा अपना ख्याल, मेरी पार्टी का भी व्यू है कि किसी से उसका निशान ना छीना जाए। ये गलत बात। इस वक्त जो आपकी पार्टी की पोजीशन है, स्पेशली क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें, तो आपसे खास तौर पर पूछना चाहूंगी, आपके पास अभी ऐसे देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के पास किसी की हिमायत नहीं है। पंजाब में भी, आपके जनूबी पंजाब में भी वो कदम, जिस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लगता नहीं है कैसा है। बलूचिस्तान 4 महीने पहले तक तो आपके हाथ में था, अब लगता नहीं है कि बलूचिस्तान आपके हाथ में। सिंध में सर, मैं जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं सर। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। सर, मैं सिंध की बात कर लूं, उसके बाद आपके पास वक्त है। सिंध में भी बड़ा अलायंस आपके खिलाफ जो है वो बनने जा रहा है, और बड़ा हम 2008 से देखते आ रहे हैं। ठीक है सर, ये अलायंस ठीक है, और हमेशा वो अलायंस फेल गया है। सही है। 2008, 2013, 2018 में सारे ये अलायंस पहले भी ये बने थे, इनका रिजल्ट 0 आया था। अभी भी ये सारे अलायंस बना ले, हमें कोई इससे परेशानी नहीं है। ये तो आप लोग इनको पता नहीं क्यों बड़ा बना के कर रहे हैं। ये एक सीट के भी नहीं है। वी आर लीस्ट बॉदर अबाउट के ऐसे इत्तेहाद वगैरह की वजह से हमें कोई GDA की कोई हैसियत नहीं है। MQM खुद पिटी हुई है, वो तो इलेक्शन से भागना चाह रही है। मुस्लिम लीग नून की कोई रूट्स नहीं है। JUI के पास आज तक कोई सीट नहीं है कराची में। तो छोड़ दें, हमें इन अलायंसेस पे हम अब सोच भी नहीं रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बना ले अलायंसेस। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, और अलायंसेस वो बनाते हैं जिनको अपनी शिकस्त नजर आ रही होती है, जिसको कॉन्फिडेंट है कि वी आर वन एंड ओनली वी कैन विन। हमें किसी अलायंस की जरूरत नहीं, हम नहीं कोई अलायंस बना रहे। हम पीपल्स पार्टी के मंशूर पे इलेक्शन लड़ेंगे, जीते हारे पंजाब में भी, पूरे पाकिस्तान में अपने मंशूर पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। हम अलायंसेस के चक्कर में नहीं है। अलायंसेस कमजोर लोग बनाते हैं। सर, फिर दूसरे सूबों को भी थोड़ा वजाहत से बयान कर दीजिए कि इस वक्त पंजाब में क्या सूरत हाल आपकी पार्टी? पंजाब में ये कुछ भी कहते रहे, हम इनको सिंध स्वीप करेंगे। पंजाब में ये सराइकी बेल्ट से
और बहुत सी जगहों से हम इनको बड़ा सरप्राइज देंगे। लोग अब आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ, आप देख रहे हैं कि जहां पे भी बिलावल साहब जा रहे हैं लोग, पब्लिक आ रही है, और खास तौर पे हमारा पाकिस्तान का यूथ अब बिलावल साहब की तरफ देख रहा है कि ये हम में से है, ये हमारे मसाइल हल कर सकता है, और वो अब बिलावल साहब की तरफ देख रहे हैं। ठीक है सर, इस वक्त नवाज शरीफ साहब जिस तरह से बलूचिस्तान में भी गए, अभी चौधरी शुजात साहब के पास भी गए और JUIF के लीडर के पास बात भी गए। ये है कि सर केपी के हवाले से ब्लू आइड नहीं बनना चाहते। ठीक है सर, हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम किसी के हम का ब्लू आइड नहीं बनना चाहते, हम लाडले नहीं बनना चाहते। ठीक है सर, केपी हम अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, लाडले बन के हम हुकूमत में कभी नहीं आए, न कभी आएंगे। केपी के हवाले से क्या सूरत हाल है सर? आप क्या समझते हैं कि केपी में किस हद तक आप स्वीप कर सकते हैं? केपी के में भी हम अपनी सीटें निकालेंगे, लेकिन इमरान ये नवाज शरीफ साहब से पूछे कि आपको क्या परेशानी है कि आप JUI से भी इलाज कर रहे हैं, इससे भी कर रहे हैं, तो उनको अपना डर लगा हुआ है मुस्लिम लीग नून को। सिंध से 0 जाएंगी, बलूचिस्तान का आपको पता है इलेक्टेबल्स का सूबा है, लेकिन अब जो अभी हमने प्रोग्राम किया, हमें पूरा यकीन है कि शहरी इलाके से बलूचिस्तान के हम बहुत अच्छा रिजल्ट लेंगे। हम ये पंजाब में हम ये नहीं कहते कि हम अक्सरियती पार्टी बन के उभरेंगे, लेकिन पंजाब 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, PTI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे नजमी आलम साहब, आसिफ बाजवा साहब, मुनव्वर मिर्जा साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम में आए। चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं उसमें ज़रूरत इस अमर की है कि मुखलिस हो के अवाम भी ये सोचे कि वो जो अपना वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, और वोट देना ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि वोट में कोई धांधली हो गई और आखिर में इलेक्शंस ख़राब हो गए, सिर्फ ये आप बात करेंगे तो मेरे ख्याल है कि अपने मुल्क के साथ ज़्यादती करेंगे। जहाँ पाकिस्तान में इतना खतीर बजट इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शंस के लिए और पूरी मिशनरी लगी हुई है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर किया जाए, तो मैं समझती हूँ कि 5 साल जो लोग आपके ऊपर हुक्मरान होंगे उनका फैसला आपके हाथ में होना चाहिए। बाद में धांधली होती है नहीं होती ये बात का सवाल है, लेकिन इलेक्शन में वोट देना आपका हक है। ख़वातीन को भी मैसेज जाना ज़रूरी है कि वोट देने के लिए ज़रूर बाहर निकलें ताकि आपके हक को इस्तेमाल किया जा सके। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।